नमस्कार, मैं कुमार वसंत सिंह बोधी अर्था के देसी डिकोडर शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश गिरगलानी जी। स्वागत है राजेश गिरगलानी जी हमारे देसी डिकोडर शो में। अच्छा, आप सालों से राजनीति में हैं और आप 2014 के इलेक्शन देखे हैं और सालों से आप देखते आ रहे हैं। तो जो 2014 से पहले मीडिया का बड़े बड़े जो आंकड़े चलते थे 2G घोटाला, कोयला घोटाले का, क्या वो एक चुनावी हथियार था या फिर उसको सच्चाई उसमें कितनी थी? ये एक तरीके से मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं बहुत समय से ऐसा चाह रहा हूँ कि इसके बारे में बात की जाए। जी, हम लोगों ने काफी बात करी है, बिल्कुल कांग्रेसियों ने काफी बात करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात जन जन तक पहुंची है। और ये बहुत जरूरी है ये बताना कि जिस वजह से 2014 में यूपीए की सरकार चुनाव हारी, बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी और जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, जिसमें एक ये प्रशांत किशोर टाइप है, ऐसे लोग जो हैं वो जी, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, अपने आप को बताते हैं एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने और गोदी मीडिया ने जो मिलकर के एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं टार्निश कर दी इमेज यूपीए की, जिसने बहुत मदद करी नरेंद्र मोदी की इमेज को उजागर करने की, जैसे कि वो कोई अवतारी पुरुष हो, मसीहा हो, और वो आएंगे और वो आकर के देश को बदल देंगे। कांग्रेस जो है वही खराब पार्टी है, करप्ट है, सब उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो सब बदल देंगे। ये एक नैरेटिव था जो पेश किया गया था और उसमें वो लोग सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सफल रहे और उसकी वजह से सरकार बदली। लेकिन चूंकि याददाश्त जो है लोगों की वो बहुत कम होती है, भूल जाते हैं लोग जल्दी, तो इस बात को भूल गए हैं लोग कि यूपीए क्यों हारी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एक अनुभव एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा छोटा सा, कि अभी जिस बच्चे की उम्र 14 साल है जी, वो अगले 4 साल में 18 साल का होकर के वोट देने लायक हो जाएगा। बिल्कुल, और जो अगले चुनाव आएंगे 2029 के, उसमें वो वोट डालेगा प्रधानमंत्री देश का चुनने के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा पार्टी है, उन लोगों के क्या कुकर्म थे। वो 2014 में सत्ता पर काबिज होने के लिए कितना झूठ बोले थे, कितने प्रपंच रचे थे उन्होंने, और कितनी स्कीमिंग करी थी उन्होंने, कितना डिमीन किया था, नाम खराब किया था एक संत पुरुष जैसे मनमोहन सिंह का और एक गांधी के प्रतीक राहुल गांधी का। उन लोगों ने उनकी इमेज को टार्निश करके, खराब करके, झूठ बोल के, प्रपंच रच के, पूरी सरकार की इमेज खराब करके फिर सत्ता पे काबिज हुए। अब उसको मैं थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत ही पासिंग रिमार्क लोग दे देते हैं कि यूपीए में तो भाई बहुत करप्शन था जी, 2G घोटाला हुआ, बोलते हैं कोयला घोटाला हो गया, और क्या है अनाप शनाप आंकड़े देते हैं। 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2G बोलते घोटाला, हैं हाँ, 2G घोटाले का, और वही कोल घोटाला भी इसी के राउंड में, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। राइट। अब ये मजाक है क्या? कहाँ से आया ये आंकड़ा आपके पास में? और पैसे रखे कहाँ गए? हाँ, वही मतलब ये किसी गोडाउन में पड़े थे पैसे, जो कांग्रेसी वहां गए, ट्रक लेके पैसा भरा और लेके चले गए। जो थोड़ा बहुत भी सोचने वाला आदमी है, इंसान है, व्यक्ति है, वो तो समझ जाएगा कि इसमें कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत नहीं समझा है, उसको समझाने के लिए ऐसा बोलना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूरी है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बोलना चाहिए और इसको चलाना चाहिए सोशल मीडिया पे, ताकि हर आदमी जो है वो सोचने पे मजबूर हो कि उनसे क्या गलती हुई चुनाव। आज भी हम जाते हैं तो लोग आज भी सोचते हैं कि 2G घोटाला हुआ ही था और कोयला घोटाला हुआ ही था, जो आपने अभी बताया। एग्जैक्टली। और उनको अभी तक समझ नहीं आता है कि वो पैसे रखे कहाँ गए थे, क्योंकि उनको नहीं, तो मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। जी। ये पूरी चीज समझने के लिए जी, आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। जी, आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। 2G और कोल घोटाला उजागर किसने किया? विनोद राय। वो अभी कहाँ है? या जब सरकार बनी 2014 में तो उनको क्या मिला? बड़ा पद मिला।
ये क्रोनोलॉजी है जो समझनी पड़ेगी। जैसे अमित शाह जी बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है कि एक विनोद राय एक झूठ फेंकता है, उसको गोदी मीडिया पकड़ता है, और ये जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो दलाल हैं, सब वो सब मिलकर के स्वामी भी थे, कोर्ट तक लग जाते हैं, ये इन सब ने एक प्रपंच रच किया। अभी पहली बात ये सवाल पूछो कि विनोद राय कहाँ है, विनोद राय की क्या राय है। उन्होंने कभी किताब लिखी उसमें, और एनडीटीवी पे इंटरव्यू में भी उन्होंने माफी मांगा, कहा कि वो जो मैंने बोला था वो घोटाले हुए नहीं थे। तो पहला प्रमाण ये है। अब ये पूरे देश ने तो देखा नहीं, ये जो 14 साल के बच्चे हैं वो कोई देखेंगे नहीं, वो इंटरव्यू किसी ने नहीं देखा, नहीं आज तक कोई, बहुत सारे लोग जानते हैं उस इंटरव्यू के बारे में। एग्जैक्टली। तो पहला प्रश्न मैंने पूछा कि अभी विनोद राय कहाँ है और क्या बोल रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया कि घोटाला नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरा, कोई भी घोटाला होता है, जो हम बातें करें विनोद राय का जो इंटरव्यू दिए थे, मैं उसका शॉर्ट्स में वीडियो में डाल दूंगा बीच में, बिल्कुल, या फिर वो जो न्यूज लिंक है मैं वो वीडियो में मैं चला दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चलाइए उसको, विनोद राय ने क्या बोला था। दूसरा कि जब ऐसा घोटाला हुआ जी जी, और ये बात जब अदालत तक पहुंची जी, और अदालत में केस चला जी, तो ये भी विदित है सबको जी कि के राजू या कनीमोई ये हमारे यूपीए के साथी थे जी, जिनके ऊपर ये इल्जाम था जी। क्या वो कन्विक्ट हुए? नहीं। क्या उनको सजा मिली? तो जब उनको सजा नहीं मिली तो इसका मतलब है कि ये आरोप झूठे थे, और खुद अदालत ने उनको बरी किया है। कोल घोटाले में क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगा? नहीं। तो ये दूसरी बात है कि जब किसी कोई कसूरवार ही नहीं है, किसी को सजा ही नहीं मिली है, जब कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, तो बात खत्म है वहां पर। तो ये दूसरी बात है जो ये बताती है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सिर्फ मीडिया की पैदाइश थी, जो रणनीतिकार है चुनावी, उनकी पैदाइश, दिमाग की पैदाइश थी, और उनका जो ध्येय था वो सरकार को, मनमोहन सिंह जी को, राहुल गांधी जी को बदनाम करके सत्ता पे काबिज होना था। झूठ के बलबूते पे वो सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, तो वो उन्होंने किया। अच्छा, अभी ये बताइए मुझे, सरकार जो है जी, हमारी नहीं, किसी की भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जी, वो क्या दुकान है? नहीं, तो वेलफेयर स्टेट है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। सरकार जो है वो दुकान खोल के नहीं बैठी है, वो मुनाफा करने के लिए वहां नहीं है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो बेसिक उनकी नेसेसिटी है वो प्रोवाइड कराएं। ये आपका, उनका राइट है आपसे मांगने का, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देने की। ठीक है, ये बहुत क्लियरिटी है। तो मुझे बताइए कि मोबाइल जो है उसकी जो सर्विसेज है वो क्या नेसेसिटी नहीं है? जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए हर दिन हर कोई हर पल मोबाइल से ही खाना ऑर्डर करना, क्या नहीं है मोबाइल से कहीं जाना हो, तो कुछ भी करना हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अगर एक प्लम्बर हूँ जी, और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसमें मोबाइल मेरी मदद करेगा। बिल्कुल। मैं अगर रेडी वाला हूँ या सब्जी का ठेला लगाता हूँ, तो मोबाइल से मैं अपने कस्टमर जो है उनसे कांटेक्ट में रह सकता हूँ, वो मुझे फोन कर सकते हैं, मैं उनको होम डिलीवरी कर सकता हूँ। मैं खुद फोन करके जो 10वें माले पे रहते हैं उनको बोल सकता हूँ कि मैं आपके एरिया में नीचे ठेला लेके आया हूँ और फ्रेश सब्जी है, आप आके ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने 2 उदाहरण दिए, प्लम्बर का उदाहरण दिया आपको, उसका आजकल नाई है, उनके साथ अपॉइंटमेंट आप फोन पे ले सकते हैं। तो ये जो भी छोटा छोटा काम करने वाले हैं, जिनसे ये देश बना है, उनके लिए बेसिक जरूरत है। तो जो बेसिक जरूरत है उसको सरकार अगर वो उनको मुहैया करवाती है लोगों को जी, तो क्या सरकार उसमें से पैसा कमाना चाहिए सरकार को? नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या है, देखिए एक बात समझिए, सरकार को एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए उनको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो एक प्रक्रिया होती है कि भाई आप टेंडरिंग करो, टेंडरिंग करके आप किसी कंपनी को बुलाओ, वो कंपनी जो है वो आपके सर्विसेज आगे प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो ऐसी जरूरी चीजें हैं उसमें अगर आप कंपनी से टेंडरिंग कराओगे कि भाई आप ये हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज है वो कितने में खरीदोगे, फिर आप जो हाईएस्ट बिडर है, जिसका मतलब है कि जिसने सबसे ज्यादा पैसे बोली लगाई है, उसको अगर टेंडर अवॉर्ड करोगे तो ये तो बेईमानी हुई फिर, क्योंकि एक कंपनी है जैसे वोडाफोन हो गई या रिलायंस जियो हो गई, उन्होंने आपसे उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2G खरीदा 100 रुपए में, तो वो तो कंपनी है, वो तो दुकान है, वो तो मुनाफे के लिए काम करेगा।
तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपए की चीज जो खरीदी वो 200 रुपए में बेचेगा। तो वो जो सर्विस जो है वो 200 रुपए में प्रोवाइड करेगा, तो वो 200 रुपए उसकी जेब में कहां से आएगा, जो सर्विस जिनको प्रोवाइड होगी। तो पब्लिक की जेब से पैसा जाएगा, रिलायंस को, जियो को जाएगा, अडानी को जाएगा, एयरटेल को जाएगा, आइडिया को जाएगा, जो भी कंपनियां उनको जाएगा, ठीक है। वो उसमें से पैसा कमाएंगे, सरकार को 100 रुपया देंगे, 100 रुपया खुद रखेंगे। लेकिन जेब किसकी खाली हुई, पब्लिक की खाली हुई, आम आदमी की खाली हुई। तो यूपीए की सरकार का जो ध्येय था, जो एम था उनका, वो ये था कि पब्लिक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तो वो सर्विस प्रोवाइडर को ये चाहते थे कि भाई आप कम से कम मुनाफा कमाइए। तो ये जो 2G है वो आप हमसे 100 रुपए में नहीं खरीदिए, आप हम आपको 50 रुपए में दे देंगे, लेकिन आप भी आगे 60 रुपए में, 65 रुपए में दीजिए, 200 में मत दीजिए। तो क्या होगा कि आम आदमी की जेब के ऊपर खर्च नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि यूपीए ने 65 रुपए में 2G दिया, इसका इन लोगों ने ये बताया कि अगर आप इसका ऑक्शन करते, अगर आप इसको टेंडरिंग करते तो आपको 200 रुपए मिलता। तो जो 145 रुपए का गैप है वो उसको 1,75,000 करोड़ रुपया बता करके बोले खा गए। पैसे कहीं नहीं खाए गए हैं, पैसे किसी ने नहीं लिए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ये इनका बोलना ऐसा है कि आप अपनी प्रजा है, आपके लोग हैं, देश के जो लोग हैं, उनका खून चूस करके उनसे पैसा लेकर के अपनी जेबें भर सकते थे। 1,75,000 करोड़ रुपया वो आपने गंवा दिया, इसलिए आपने लॉस कर दिया। और आप ये बिल्कुल उल्टा, वेलफेयर के लिए जितना बजट बचा तो उस जो वेलफेयर के लिए जो एक तरह से सब्सिडी देते हैं, किसी तरीके से वेलफेयर के लिए था, उस पैसों के घोटाले में बता दिया कि तुम पब्लिक से लूटना चाहिए था, तुमने पब्लिक से लूटा नहीं, तो उसको घोटाले में तब्दील जो अच्छा काम किया यूपीए ने लोगों के लिए, उसको इन लोगों ने बुरा काम बता करके सरकार को विलन बताया कि ये लोग जो हैं वो विलन हैं। नजरिया बदल दिया, पर्सपेक्टिव बदल दिया। और अभी आप देखिए, जैसे मैंने आपको 2G का बताया कि उससे फोन चलता है, तो फोन कितना उपयोगी है। अब मुझे बताइए, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अभी ये फ्री बीज दे रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देंगे, इतने यूनिट तक फ्री में देंगे, इतने यूनिट फ्री में देंगे। उसके बाद तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो चार्ज लगता है वो किसके ऊपर बेस है पता है, कोल के ऊपर। क्योंकि अब अभी भी हमारे देश में जो ज्यादातर बिजली है वो कोयले से आती है। जो पावर हाउस है सब कोयला यूज करते। तो सरकार को कोयला पावर हाउस को महंगा बेचना चाहिए कि सस्ता बेचना चाहिए? सस्ता बेचेंगे तो सस्ते बिजली तो सस्ता, अगर आप उनको महंगा देंगे पावर हाउसेस को, तो वो महंगा लेकर के बिजली महंगी करेंगे। तो लोगों के ऊपर, क्योंकि बिजली ऐसी है, ऐसा कोई कम नसीब ऐसे हो बहुत गरीब के जिनके घर में बिजली नहीं हो तो बात अलग है, नहीं तो एक पंखा और एक बल्ब तो हर कोई यूज करता है अपने घर में। तो वो बेचारे कैसे पैसा देंगे अगर आप उनसे ज्यादा पैसे लोगे तो एक्चुअली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये मैं इसको एक और बात से जोड़ूंगा अभी, पहले ये बात खत्म करके जी, कि कोयला भी जो है वो सस्ता देकर के सस्ती बिजली लोगों को मिले, ऐसा काम यूपीए की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और पूरे कैबिनेट ने किया। हम सबको पता है कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी थी। सोनिया जी वेलफेयर स्कीम में मानती हैं। सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी, इन्होंने लोगों के लिए कितने कितने काम किए, अभी हम गिनाने जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो बहुत मेजर है, जैसे भट्टा परसोल हुआ था तो उसके बाद में जमीन जो है उसका अधिग्रहण का जो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये तो सब चलता ही। तो नट शेल में मैं बता रहा हूँ कि ये लोगों को समझने वाली बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस और उसके जो एलाइज है सब मिलके, अभी जो इंडिया गठबंधन है, पहले जो यूपीए था, ये लोग एक्चुअली में आपको अधिकार देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको जब अधिकार मिलेगा तो आप मजबूत होगे। एम्पावरिंग जब करते हो आप किसी को भी, एम्पावरिंग कॉमन मैन, एम्पावरिंग द दलित्स, द हैव नोट्स, जिनके पास नहीं है, उनको जब आप एम्पावर करोगे, वो जो सशक्त होंगे, जैसे मनरेगा दिया आपने, जिसके पास काम नहीं है वो मनरेगा में काम करेगा, कुछ पैसे कमाएगा, तो करेगा क्या पैसे का? वो छोटी मोटी चीजें खरीदेगा, साबुन, तेल, चप्पल, स्लीपर, बनियान, अंडरवेयर सब खरीदेगा। तो वो जो छोटी छोटी चीजें बनाने वाले हैं वो उनका सेल बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप अगर देखोगे तो इकोनॉमी के अंदर फर्क आएगा।
पूरा देश मजबूत बनेगा। तो एम्पावर करके आप देश को पूरे को बहुत मजबूत और बहुत ही बड़ी सत्ता बना सकते हैं। ये कांग्रेस और उसके अलाइज मानते हैं जी। इनका बोलना क्या है, भाई साहब जो है हमारे अभी इनका, वो बोलते हैं तुम लोग मजदूरी करो, तुम लोग नौकरी करो, तुमको हम सब प्रोवाइड करेंगे, तुमको चाहिए क्या, एक पंखा और एक बल्ब चाहिए ना। एक बोलते हैं कि आप बड़ा मत सोचो, आपको आगे नहीं निकलना है, आप वहीं रहो, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे और राशन जो है 5-5 किलो वो दे देंगे, तो आप खाना खा सकते हो, मतलब मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, लेकिन आप ऐसे ही रहो। आप बड़ा बनने की मत सोचो, आप एजुकेशन के बारे में मत सोचो, आपको जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको राशन और इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री दे रहे हैं, वो ले लो। जो कांग्रेस के टाइम पर था, मतलब अगर आप आंकड़े देखने जाओ तो हजारों की संख्या में जो सरकारी स्कूल थे वो बंद हो गए हैं, टीचर्स नहीं है, भर्ती नहीं हो रही है, सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। बहुत सारे हमारे बड़े नेता हैं जो पहले के, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बड़े हुए, वो बड़े बने सरकारी स्कूल, क्योंकि तब एजुकेशन फ्री में मुहैया कराया जाता था। हमारे गांधी जी से लेकर के जो नेता थे, सरदार पटेल थे, नेहरू जी थे, इनका विजन था, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया। इन लोगों ने उसका भी व्यापारीकरण कर दिया है। अभी आपको अगर किसी को डॉक्टर बनना है या बड़ा इंजीनियर बनना है, कहीं जाना है, तो आम आदमी के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता, उसके पास खाने के लिए बेचारे के पास नहीं है, तो वो लाखों करोड़ रुपया लेकर के कैसे मेडिकल में अपने बच्चे को दाखिला दिलवाएगा या कैसे IIT में अपने बच्चे को दाखिला। तो मुद्दा क्या है, आखिर में जब आप जाओगे ना सब घूमते फिरते, ये जिससे करप्शन की बात करोगे, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ उस करप्शन वाले को। फोकस था मिला जुला, कुछ बिजनेस हाउसेस थे बड़े, जिनको चाहिए था कि सत्ता में उनकी बात मानने वाले लोग हों। अब जब आपके पास संपूर्ण सत्ता होती है तो आप किसी की बात क्यों मानोगे। तो सत्ता तब यूपीए के पास थी और वो जैसा चाहते थे ये बिजनेस हाउसेस वैसा हो नहीं रहा था। तो उन्होंने एक गेम किया कि उन्होंने चुना पहले तो कि कौन हमारे हाथ की कठपुतली होकर के नाचेगा। तो उनको नरेंद्र मोदी में वो नट दिख गया, ये तो नटी है आदमी, इसको क्या चाहिए, इसको शौक है कपड़े पहनने का, है घूमने का, गाड़ियों में घूमने का, प्लेन में उड़ने का। तो अडानी जी ने प्लेन दे दिया, वर्ल्ड टूर करने का। वर्ल्ड टूर करो, खाओ पियो, मशरूम खाओ, काजू की रोटी खाओ आप, और आप अपने में रचे पचे रहो, आपको देश की और लोगों की क्या पड़ी है, क्या मतलब है उससे। तो उन लोगों ने सही में एक अच्छा आदमी चुना अपने लिए, जो उनके लिए अच्छा था। उनकी चॉइस तो सुपर थी ना, कि जो चॉइस में आप देखिए कि 10 साल में आदमी, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद में वो आदमी अभी भी नतमस्तक है। मुकेश अंबानी 10 जनपद में गया था इन्विटेशन देने अपने बेटे की शादी का। क्या गांधी परिवार से कोई गया उधर? नहीं गया, लेकिन मोदी जी पहुंच गए। अब कैसे मना करें मोदी जी, किस मुंह से मना करें भाई, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने दबे हुए हैं एहसानों तले उनके, जो इनको जो जिंदगी चाहिए थी उन्होंने दे दी। तो ये कोकस था बहुत पावरफुल बिजनेस हाउसेस का। उन्होंने अपने पपेट्स को जिताने के लिए, ये जो अपने आप को रणनीतिकार कहते हैं, राजनीतिक दलाल जो हैं, उनको उनकी मदद ली, गोदी मीडिया वालों को पैसा देकर के अपने साथ किया। इन सब ने मिलकर के बहुत ही प्लानिंग से, सबसे पहले तो उन्होंने लोगों के दिमाग में भर दिया कि यूपीए करप्ट है, मनमोहन सिंह जी करप्ट हैं, राहुल गांधी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उनके बारे में क्या इमेज थी, सब ध्वस्त हो गया। इन शॉर्ट ये एक राजनीतिक हथियार था जो कि 2014 में जो वेलफेयर स्टेट जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको तोड़कर कुछ लोगों को जेब भरने का ये हथियार था। सिंपल सी चीज है। बस ये है कि ये बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करनी पड़ेगी हमको। मतलब मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी ये देख रहे हैं मुझे आपको बात करते हुए, जो भी देख रहे हैं, ये इनकी मोरल ड्यूटी है कि ये आगे भेजें लोगों को समझाएं कि हकीकत क्या है। हमारे देश को, प्रजा को एक तरीके से मूर्ख बनाया गया है झूठ बोल करके। ये झूठ उजागर करना जरूरी है। अगले 4 साल में जो बच्चे अभी 14, 15, 16 साल के हैं, वो अगले 4 साल के बाद में वोट देने लायक हो जाएंगे। जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो भी ये यूट्यूब चैनल पे या कहीं पर आप अगर देख रहे हो वीडियो, तो उसको आप स्प्रेड करो, उसको कि जितने भी मित्र हैं उनको भेजो, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करो, आप उसकी लिंक फॉरवर्ड करो, आप वीडियो को डाउनलोड करके फॉरवर्ड करो, लेकिन सब ये जान जाओ बात को, क्योंकि इसमें देश का फायदा है। और मैं मानता हूं कि आप और मैं, हम सब देशभक्त हैं, तो हम देश के हित में ये जरूर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जी।
और हाल ही के चुनाव में जो रिजल्ट आए वो काफी विवाद हो रही है कि अगर बीजेपी ईवीएम पे गड़बड़ नहीं करती तो 151 सीट पे ही सिमट जाती। तो इस और प्लस में कांग्रेस जो 44-54 सीटों से 2014 से 2019 से अभी तक जिस तरह से अभी उभर के आई है, उसमें किन किन कारणों का योगदान आप देखते हैं कांग्रेस को उभरने के पीछे? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी, और आपको राहुल गांधी जी की साइकोलॉजी और सोच को समझना पड़ेगा। जी जी। हम लोग जो हारे इलेक्शन, ये जो मैंने बताया आपको, 2G घोटाला और ये वो सब तो था ही, बिल्कुल वो सब तो था ही। दूसरा क्या सबसे बड़ा कारण था हार का? कांग्रेस खुद। कांग्रेस के नेता जो हैं, जिनको जमीन पे होना चाहिए था, वो जमीन पे नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे। अपनी गलतियों की वजह से 2014-2019 कांग्रेस हारी। कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी, और जो कुछ नेता थे जो छोड़ के चले गए, इधर उधर भाग गए, जैसे ज्योतिरादित्य भाग गए, जितिन प्रसाद भाग गए, वो आरपीएन सिंह भाग गए, मिलिंद देवड़ा भाग गए, ये जो भगोड़े हैं सब, वो लोग सत्ता की वजह से गए हैं। या डर है या सत्ता है, दो में से एक ही चीज, तीसरी कोई चीज हो नहीं सकती है। या तो उनको सत्ता चाहिए थी इसलिए गए, या वो डर के गए हैं, वो इंतजार नहीं कर पाए। क्योंकि जो मुझे दिखता है कि राहुल जी की जो सोच थी, जो है अभी, जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि वो कोई भी चीज गलत करके सत्ता पे काबिज होना नहीं चाहते, जैसा उन लोगों ने किया। और उनका ये काफी बार जो उनसे ये बातचीत होती है उनकी, अगर आप सुनोगे तो आपको वो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको उनकी एक्शंस में दिखेगा, वो जो कर रहे हैं उसमें दिखेगा। वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेते किसी भी चीज में। बिल्कुल, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है। वो क्यों किया? क्योंकि वो खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बोलते हैं, जैसे कि आप अपने आप को एग्जाम्पल बनाओ तो आपको फॉलो करेंगे। यही तो बड़े नेता की निशानी है कि आप सिर्फ ये मत बोलो कि भाई आप लोग जाओ, आप लोग करो, करके दिखाओ पहले। तो जिससे अभी कांग्रेस के अंदर जो नया जुस्सा है, जोश है, जज्बा है, जो उसका कारण ये है कि राहुल गांधी ने करके दिखाया। बिल्कुल। तो जब करके दिखाओगे आप, तो आप हजारों कार्यकर्ताओं को इंस्पायर करोगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो राहुल जी ने चलने की जो शुरुआत करी है, तो अभी मैं देखता हूँ कि बहुत जिला स्तर पे, शहर स्तर पे भी लोग पद यात्राएं निकाल रहे हैं राहुल जी के नाम की, भारत जोड़ो। मतलब जो 2024 का रिजल्ट था वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन मैं एक बात और आपको बताऊं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं। मुझे याद है 2010 में जब मैं जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट में काम करता था और हम लोग ट्रेनिंग देते थे यूथ कांग्रेस को, बहुत ही उम्दा एक अभियान था राहुल जी का, सुपर। और उसकी किसी को भी पता नहीं कि उसका क्या इम्पैक्ट अभी हो रहा है, लेकिन राजनीति पे हो रहा है। ये स्लो प्रोसेस है एक जो उन्होंने किया था, क्योंकि राहुल चाहते थे कि रूट से चेंज किया जाए, नीचे से चेंज करेंगे तब जाकर के ऊपर होगा। तो ये क्या है, दिस इज फाइट विद इन, अपने अंदर की लड़ाई है जो हमको लड़नी है, कांग्रेसियों को सबको लड़नी है। तो मुझे एक वाकया याद है 2010 में, जब वो यूथ कांग्रेस की एक ट्रेनिंग थी गुजरात की, गांधीनगर में, कोबा सर्कल के पास में। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, नॉट एज ए यूथ कांग्रेस बट एज ए ट्रेनर। तो वहाँ राहुल जी भी आए थे जी। तो 1-2 जो कन्वर्सेशन हो रहा था, क्योंकि राहुल जी जनरली भाषण नहीं देते, ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं बातें करते हैं, वो बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। मन की बात जो है वो बोगस चीज है, वो उल्लू बनाने वाली बात है। अभी कुछ ये मूर्ख बनाने वाली और उल्लू बनाने वाली बात है। आपकी मन की बात से क्या होता है भाई? आप 140 करोड़ लोगों के मन की बात सुनो। तो राहुल जी में वो है समझ, वो बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे सुनना है। तो सुनते हैं लोगों की। तो वहां भी वो सुन रहे थे, बोले यूथ को बताओ क्या है। तो जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, क्योंकि 2009 में हम अच्छी जीत हासिल करी थी हमने, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में हम 22 जितनी सीटें जीते थे, मतलब मैक्सिमम सीटें बोल सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में 22 सीटें हम यूपी में जीते थे। तो राहुल जी ने सबसे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि हम 22 सीटें क्यों जीते? तो अब हर प्रकार के लोग होते हैं बेचारे,
यंग बच्चे थे, कोई अच्छा दिखाने के लिए राहुल जी के सामने बोले सर आपकी वजह से जीते, आपने बहुत मेहनत करी। वो थोड़ा मस्का उसका लगाते हैं बच्चे पॉलिटिक्स में तो राहुल जी हंसे, थोड़ा स्माइल दिया, बोले नहीं नहीं सही में अंदर थोड़ा डीप जाइए। तो किसी ने कास्ट इक्वेशन की बात करी, किसी ने टिकट अच्छे बटे इसकी बात करी, ऐसा ऐसा सब बोला। जो क्रक्स उसका था वो ये था, जो राहुल जी ने बाद में बोला कि नहीं हम इसलिए जीते क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट थे वो ये मान के चुनाव लड़ रहे थे कि हम जीते। बहुत बड़ी बात है, ये विल की बात है कि अगर आप ये कहते हो कि आप चुनाव जीत सकते हो, आप जीतोगे तो आप जीतोगे। और वही मेंटालिटी के साथ में इस चुनाव में हम उतरे थे कि हम जीत सकते हैं, तो हमने अच्छा परफॉर्म किया। ये क्या है, वो बॉक्सिंग मैच है, 5 मुक्के हमने खाए और हमने 4 दिए, लेकिन वो 4 इतने सॉलिड दिए कि वो 5 मारने वाला भी नीचे गिरा पड़ा है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है अभी संसद में देख के जो सरकार चला रहे हैं वो हार गए हैं और सरकार चला रहे हैं, ऐसा माहौल हो गया है। बिल्कुल। तो उसका रीजन ये है, वो है सोच। तो राहुल जी की जो सोच है वो जिम्मेदार है जो चेंजेस आ रहे हैं उसके। अभी आपने राहुल जी का नाम लिया तो उससे रिलेटेड ही सवाल है। आजकल हर किसी, आज जहां तक लीजिए वहां यही जिक्र है कि राहुल बदल गए हैं। क्या राहुल वास्तव में बदले हैं या फिर उनके अंदर कुछ और चेंजेज आई है? इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊं। जी जी जी। एक होता है चेंज, आदमी में बदलाव, वो समय के साथ होता है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो वो कुछ चेंजेस उनमें हुए हैं जी, या हुए होंगे, नॉर्मली होते हैं हर किसी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि राहुल गांधी अब बदल गए हैं और अभी लगता है कि वो नेता हैं और अभी उनका स्ट्रेटजी उनको ये सब बोगस बात है। राहुल जी में 1% भी बदलाव नहीं आया है। वो जो 2009 से मैं उनको जानता हूं, जब हम लोग ने JNLI जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट का काम उन्होंने शुरू किया था, जिसमें हम उनके साथ मिले थे, तब जो राहुल गांधी थे अब भी वही राहुल गांधी, 1% का फर्क नहीं। भाई आप में चेंज क्या आएगा? दाढ़ी आपकी सफेद हो जाएगी, बाल आपके पक जाएंगे, आपके शरीर के ऊपर झुर्रियां आएंगी वो, लेकिन जो ओरिजिनल सोच है, जो राहुल गांधी जी की ओरिजिनल सोच है, वो गांधी की फिलोसफी में मानते हैं, गांधीयन है। मतलब एक तरीके से देखा जाए राहुल गांधी का फिलोसफी जो है महात्मा गांधी की फिलोसफी सेम तरीके। मतलब मुझे लगता है कि कोई इस जमाने में कोई भी व्यक्ति अगर महात्मा गांधी के करीब है, उनकी जो सोच है उसके करीब है, तो राहुल गांधी। तो वो 2008-9 में भी वही थे और वो 2024 में भी वही हैं, और मुझे लगता है कि वो जीवन भर वही रहेंगे। उनके कार्य करने के तरीके कैसे हैं, क्या सोचते हो, किस तरीके से काम करते हैं? मैंने अभी आपको जैसा बताया जी कि वो शॉर्ट टर्म काम नहीं करते, वो छोटा सोच के काम नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पहले अंदर देखते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। वो जो एक पॉलिटिशियन का एक इमेज है लोगों को, और वो जो लोगों की इमेज है, जो लोगों का परसेप्शन है, उसको नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिशियन हवा देते हैं। 4 बार कपड़े बदल के, भाई साहब अपने टी-शर्ट में घूम रहे हैं मजे से, बिल्कुल, और ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने संसद में इनकी टी-शर्ट पहन के। उनको दिन में 4 बार कपड़े बदलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो सच्चा आदमी है। उसको क्या जरूरत है कपड़े पहन के? आप किसको क्या दिखाना चाहते हो? आप 4 बार कपड़े बदल के, महंगे कपड़े पहन के, 10 लाख का सूट पहन के मैसेज क्या देना चाहते हो इस देश को? जी, इस देश को सिंप्लिसिटी का मैसेज देना है, जो राहुल गांधी दे रहे हैं। तो राहुल गांधी में अभी तक कोई चेंज आया नहीं है, मुझे नहीं लगता है। वो बिल्कुल ठहराव है उनमें, और वो वैसे ही काम कर रहे हैं। उनके काम करने का तरीका यही है कि वो फालतू चीजों में नहीं पड़ते, जैसे और राजनीति में लोग, राजनेता जो हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं वो पढ़ते हैं। मेरे क्या है, मेरा एक प्रिविलेज रहा है मेरे को। मैं 96 में जब शंकर सिंह वाघेला चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो मैं वो सरकार में था। अब शंकर सिंह वाघेला जो है वो बहुत ही सीनियर नेता है, बिल्कुल, और कद्दावर है, बहुत बड़े नेता। उनका भी बैकग्राउंड संघ का रहा है। अब ये एक समझने वाली बात है कि जिसका बैकग्राउंड संघ का रहा है, वो कांग्रेस में आने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर बने थे 2004 में। तो वो एक पॉलिटिशियन है जो ब्लेंड है संघ का और कांग्रेस का। तो अभी जब आप उनसे बात करोगे, उनका संघ के प्रति जो भी है उनके मन में गुस्सा या वो भी आपको दिखेगा। बिल्कुल, उनकी कुछ नाराजगी कांग्रेस से होगी, जो नेचुरल है, क्योंकि अंदर पार्टी में भी थोड़ा बहुत टसल तो चलती ही है आगे बढ़ने की, तो वो आपको दिखेगा। लेकिन आपको एक बात ये समझ में आ जाएगी कि जैसे बोलते हैं ना, एक अठंग खिलाड़ी, वो शंकर सिंह वाघेला है। बहुत ही
मजबूत पॉलिटिशियन है। तो मैं जब बहुत ही छोटी उम्र थी मेरी, मैं 23-24 साल का रहा हूँ जब मैं मिनिस्ट्री में था मतलब मैं आई वॉज वर्किंग अंडर ए मिनिस्टर, उनके स्टाफ में। बट आई हैड द प्रिविलेज कि मैं सीएम साहब को डायरेक्ट जानता था, तो मेरे पिताजी की वजह से पुलिस में थे, और बहुत लंबी स्टोरी है, कभी करेंगे वो भी। तो मैंने बहुत नजदीक से पॉलिटिशियंस को देखा, बहुत नजदीक से ब्यूरोक्रेट्स को देखा, क्योंकि तब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं सरकार में चला गया। तो सरकार में जाके देखा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं यूपीएससी करने के बाद, आईएएस आईपीएस बनने के बाद आके आंसर तो पॉलिटिशियन को ही करते हैं। तो तब छोटी एज में वो देख करके मुझे बहुत इम्प्रेस हो गया था मैं, कि पॉलिटिशियन जो है वो पेडेस्टल में बहुत हाई पोजीशन। और जनरली क्या आदमी ऐसा सोचने लगता है। फिर मेरी भी एक धारणा बनी कि भाई पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं जो आगे 5 गाड़ी पीछे 5 गाड़ी, पावर, किसी को भी खड़ा कर देंगे, किसी को भी बिठा देंगे, कोई भी बोलेंगे चुटकी में ये कर दूंगा, चुटकी में वो कर दूंगा। एक पॉलिटिशियन की इमेज थी पावर हंग्री, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, सरकार तोड़ सकता है, किसी के साथ गठजोड़ कर सकता है, वुमेन, वाइन, वेल्थ, इन सब का। तो वो एक इमेज बनी थी जी। ये मैं बात कर रहा हूँ 96 की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा खुद का भी थिंकिंग बदलने लगा, और 2002 में जो राइट्स हुए उसमें मेरा थिंकिंग बिल्कुल बदल गया। और उसके बाद में जब मैंने जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी और मैंने राहुल जी के साथ में इंटरेक्शन हुए हमारे जो ग्रुप के, और मैंने जब उनको सुना और उनकी बातें सुनी, तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा अरे यार ऐसा भी पॉलिटिशियन होता है, मैंने तो ऐसा देखा नहीं कभी। मैंने तो पॉलिटिशियन देखे वो अलग थे, ये आदमी बिल्कुल अलग है। और जो मैं खुद कोर से था, अंदर से था, मुझे लगा कि वो राइम कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, थॉट प्रोसेस जो है वो रिजेंबल कर रहा है। तो मेरी एक जो धारणा थी राजनीति के प्रति, नेताओं के प्रति कि वो कैसे होते हैं, वो राहुल जी ने तोड़ दी। और मुझे लगा कि ये एक आदमी है जो अलग है। जैसे उस वक्त गांधी जी थे, वैसे मैंने जैसा अभी कहा थोड़ी देर पहले कि वो गांधी जी को आत्मसात करने वाला आज की राजनीति में मुझे राहुल गांधी, उनके काम करने का असली तरीका अलग है, वो लोगों को समझ में नहीं आता। जो सामान्य राजनीति करने वाला होगा ना, जो अभी जैसे मैं अभी नाम लिए सबके जो छोड़ के गए, जैसे वो हेमंत बिश्व शर्मा है, वो पागलों की तरह अभी भी वो कहानी दोहराता रहता है कि मेरे को बिस्किट खिलाया जिसमें से कुत्ते को खिलाया। अरे भाई वो चाहता था तुम्हारे साथ ऐसा करना, क्योंकि वो डिफरेंट है, तुम करप्ट आदमी हो, तुम मोरली करप्ट हो, इसके लिए राहुल गांधी तुमको अपने पास नहीं बिठाएगा। राहुल गांधी ऐसी ओछी राजनीति नहीं करता है कि भाई अपने फायदे के लिए किसी को भी अपने साथ बिठा ले, ऐसा नहीं है। वो प्रिंसिपल वाली राजनीति उनकी। तो हेमंत बिश्व शर्मा उनके फ्रेम में फिट नहीं बैठता तो आउट हो गए, जो भी फिट नहीं बैठता वो आउट है। और वो ऐसे फालतू कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते हैं। एक बहुत ही अच्छा उनका एक लास्ट जो मैंने उनको सुना था, वो न्याय वाला एक सम्मेलन था जो जवाहर भवन में हुआ था, जिसके अंदर SC ST OBC का एक जो पूरा झुंड है वो आया था मिलने उनको। तब उन्होंने एक बात ये कही थी कि जब आप राजनीति करते हो तो आपको उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को अपना लाइफ मिशन बना दो तो उसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। और ये मेरा लाइफ मिशन है, इसीलिए वो इतना जोर से जातीय जनगणना की बात करते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि मैं करके रहूंगा। तो वो जो डिटर्मिनेशन है, जो बिल्कुल रिजोल्व जो है उनका ये करने का, वो दिख जाता है। अभी आपने गुजरात का और पार्लियामेंट का नाम लिया तभी मुझे याद आया, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला कि इस बार तुमको गुजरात हरा कर रखेंगे। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने सोचा है, कुछ आप बता सकते हैं? अभी बता सकता हूँ मैं। जी। मुझे नहीं पता है उन्होंने क्या सोचा है, लेकिन जो मैं राहुल जी को जानता हूँ जितना बाहर से, जैसे आप लोग, वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और मुझे ये बिल्कुल 100% ये श्योरिटी है कि बात वही है। क्या है बात, बताता हूँ मैं आपको। इसमें भी आप सवाल पूछिए अपने आप कि पिछले 5-6 इलेक्शन से 30 साल से गुजरात में कांग्रेस का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से साल में रहा था? 2017। ठीक है, 17 में हम सरकार बनाते बनाते रह गए 10-12 सीट से। 17 के अंदर पूरी कमान किसने संभाली थी? राहुल जी ने संभाली थी। फिर क्या हुआ, अभी जो चुनाव आया 17 के बाद 22 का 22 का, हाँ, उस वक्त राहुल जी ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। अब ये समझने वाली और सोचने वाली बात है, ये ध्यान से रखिएगा, ध्यान से मतलब सुनिएगा इसको, बहुत ही रजिस्टर करिएगा इसको, कि वो नीचे से चल रहे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसा कर बनता है, बीच में गुजरात है। बिल्कुल। तो ये गुजरात में पैर भी नहीं रखते। वहां चुनाव था, अगर वहां भी चल देते तो पड़ता इम्पैक्ट, वो जरूर पड़ता, क्यों नहीं गए?
पैर नहीं रखा गुजरात में, बाहर से बाहर निकल गए। और कितनी सीटें आई भाई गुजरात में कांग्रेस की? इस वक्त बहुत कम निपट गए हैं इस वक्त। 17 या 18 सीट, 17 सीटें ऐसी वही निपट गए हैं, निपट गए कांग्रेस। तो इसका क्लियर सीधा सीधा क्या मैसेज है कि अगर राहुल गांधी गुजरात में है तो गुजरात में कांग्रेस की परिस्थिति अलग है। और अगर राहुल गांधी कांग्रेस को छोड़ देते हैं गुजरात में और दूर हो जाते हैं तो गुजरात में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है। ये एक मैसेज क्लियर गया। मैं इतना खुश हुआ इस मैसेज से, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है, कुछ नेता जो है वो मेरे पे बहुत गुस्सा भी हो सकते हैं कि ये क्या तरीका है ऐसा, लेकिन आप एक चुनाव हार करके अगर आपकी कैडर जो है उसको कुछ चीज रियलाइज करा के आप अगले 15-20 साल का अपना जो कैरियर पाथ है पॉलिटिकल उसको अगर सुधार सकते हैं तो हार भी कबूल होनी चाहिए। ये एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बाजीगर का, कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। तो ये वो वाली बात है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव, जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेता, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो सीनियर हैं अपने आप में, वो जब भी मिलते थे और जब 1-to-1 बात होती थी तो बोलते थे क्या यार ये राहुल जी ने सब बर्बाद कर दिया है कांग्रेस को, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें लेकर आते। ये तब मैंने ज्यादा सुना था जब वो यूथ कांग्रेस के अंदर उन्होंने चुनाव करवाया था। पर जो चुनाव के बाद में जिनको मिलता था, जो ऑफिस बेरर बनते थे, उनकी हम लोग ट्रेनिंग करते थे। वो ट्रेनिंग करने के बाद में वो लोग फील्ड में काम करने जाते थे। तो ये जो पूरा सिस्टम था वो सीनियर लोगों को नहीं पसंद आया था, क्योंकि वो उनकी बकौती थी। भाई सीनियर लोग ये बोलते थे अच्छा तुझे क्या करना है, उनके जो लोग होते थे उनको। अब जैसे मैं तब यूथ यंग था, तो कोई भी बड़ा नेता है वो मुझे क्या करेगा, बोलेगा अच्छा तू अच्छा काम कर रहा है, चल जा तुझे बना देता हूँ प्रेसिडेंट गुजरात। अरे भाई ये क्या है, मजाक है कोई? क्या आप जिसको चाहते हो क्योंकि वो आपका आदमी है उसको आप पद दे दो। तो राहुल जी ने सिस्टम चेंज करी। वो सिस्टम चेंज करने से सीनियर नेता जो है वो गड़बड़ा गया सब जी। तो सीनियर नेता के गड़बड़ाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। तो वो लोग बोलते थे कि राहुल, मतलब ये अक्यूज करते थे कि कांग्रेस की खराब हालत के लिए राहुल जी जिम्मेदार है, जबकि ये वही बात हुई जैसा मोदी जी ने और वो क्रोनी कैपिटलिस्ट ने किया था, यूपी के ऊपर इल्जाम लगाया था। वैसे कांग्रेस के अंदर से राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगते थे कि भाई ये आदमी हरा देता है चुनाव। तो उन्होंने दिखा दिया गुजरात में नहीं रह के वो उनकी वजह से आप चुनाव जीतते हो कि हारते हो। तो हाथ कंगन को आरसी क्या सीधा सीधा देख ही लिया लोगों ने। तो मुझे ये खुशी हुई क्योंकि गुजरात के बहुत सारे ऐसे बड़े नेता है ना, वो ये भी ये बोलते थे भाई आप लोग जो है ना कुछ मैसेज पहुंचाओ राहुल जी को कि गुजरात में नहीं आए, वो आएंगे तो हम हार जाएंगे। वो नहीं आए तो मट्टी पलित हो गई आपकी, वो नहीं आए तो मट्टी पलित, वो होंगे तो जीतेंगे। तो अभी उन्होंने, इसका मतलब ये मैं इसलिए ये रिपीट कर रहा हूं कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है कि लिख के रख लो इस बार हम गुजरात में आपको हराने वाले हैं, तो ये पत्थर की लकीर है, नहीं इस बार हरा के रहेंगे, इस बार हराएंगे उनको। और उससे क्या हुआ है भाई, जैसे मैं गुजरात से हूँ और कांग्रेसी हूँ, हमारा तो खून बढ़ गया, जो जोश हमें। और दूसरा आप इसको रिलेट कीजिए, मैंने आपको 2010 का एक वाक्य सुनाया कि उन्होंने कहा था कि यूपी में हम क्यों जीते, क्योंकि जो लड़ने वाले थे वो ये मान के लड़ रहे थे कि हम जीतने वाले हैं। तो इस बार क्या होगा, गुजरात के अंदर जो भी चुनाव लड़ेंगे ना, वो जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। सब कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वो सब इंस्पायर्ड होंगे, हैं अभी भी। और जो जिनको चुना जाएगा, टिकट जिनको मिलेगा, वो राहुल जी के निर्देशन में, उनके अंडर में, उनसे इंस्पायर होकर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे बिल्कुल पक्का। अभी हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। रैपिड फायर जी जी। तो पहला सवाल है, आपके राजनीतिक गुरु कौन? राजनीतिक गुरु, देखो इसमें मैं आपको एक नाम नहीं दे सकता हूँ। जब ज्यादा समझ नहीं थी मुझे, जैसे मैं 23-24 साल का था, तो मुझे लगता था कि शंकर सिंह वाघेला बहुत बड़े हैं, तो मैं उनको अपना गुरु ही मानता था कि पॉलिटिकली ही वाज अ बिग लीडर। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उम्र बढ़ती गई, रिफाइन होता गया, मुझे लगता है कि अगर आप सामने जो दिख रहे हैं उनको छोड़ के अगर राजनीतिक गुरु में, तो मैं भी गांधी जी को ही मानता हूँ गुरु जी। और इसलिए मैं गांधी जी को मानता हूँ। इसीलिए अब अगर मुझे कोई पूछेगा आज की, तो मैं अगर कांग्रेसी हूं और मैं अगर पूरी लाइफ अपनी कांग्रेस को डेडिकेट करना चाहता हूं, तो इट इज बिकॉज ऑफ राहुल गांधी एंड ओनली राहुल गांधी। आप कितने साल से राजनीति में? 96 से हूं, मतलब 27 साल हो गए, 28वां चल रहा है। आपकी सबसे बड़ी भूल क्या थी?
मुझे नहीं लगता मैंने अभी कोई भूल करी है। सब पार्ट है जो हम करते हैं, और कोई भी चीज वो कभी आपको उससे नुकसान होता है तो ठीक है, कभी कोई इशू नहीं है उसका। आपकी अभी तक सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मुझे लगता है कि अभी जो ये मेरा विजन है, जो क्लैरिटी है, मुझे आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है, इंक्लिनेशन है कि मैं कांग्रेस में हूँ, मैं राहुल जी के लिए काम करूंगा, ताउम्र जिंदा रहूंगा तब तक। और मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं सेकुलरिज्म में मानता हूँ, क्योंकि मैं इक्वलिटी में मानता हूँ, मैं किसी बायस में नहीं मानता, न जाति के न जेंडर के। तो ये जो मेरे में क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये उसमें बड़ा रोल है राहुल जी का और जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट। तो वो मुझे लगता है कि मेरी अचीवमेंट है सबसे बड़ी लाइफ की। अगला पीएम कौन होगा? ऑफ कोर्स राहुल गांधी, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। अभी तक का आजादी के बाद से बेस्ट सीएम कौन है आपके हिसाब? बेस्ट सीएम जी। शीला दीक्षित जी। और बेस्ट पीएम? बेस्ट पीएम में टाई है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। और देश का सबसे भ्रष्ट नेता? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ? इसमें भी टाई है, सोनिया जी के साथ जी। और राहुल गांधी के सबसे ज्यादा अन्याय कैसे? हुआ है। देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, क्योंकि मैं तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में था सोशल मीडिया की कांग्रेस की, तो मैं सोशल मीडिया से बहुत ही प्रभावित रहा हूँ, खुद भी बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। सोनिया जी वो चीजें डिजर्व नहीं करती थी जो उनके बारे में बोली गई। वो माँ है, माँ होती है, पति खो दिया जी। और उसके बाद में बच्चों को भी लाइफ की तो थ्रेट है ही, राइट। तो उसमें परिवार को खड़ा करना, पालना, देश को संभालना, हजारों लाखों और करोड़ों गरीबों की चिंता करना और उनको अधिकार दिलवाना, ये सब करने के बाद में उनको मिलता क्या है? आप सोचिए जरा। बहुत ही महान व्यक्तित्व है उनका और उनको प्रताड़ित किया है लोगों ने, उनके बारे में बहुत बुरा बोला है। उनको अभी वो जगह नहीं मिली है राजनीति में जो उनको एक्चुअली में मिलनी चाहिए। तो एक तो उनके साथ ये अन्याय, दूसरा राहुल गांधी के साथ में। भाई राहुल गांधी का क्या दोष है मुझे बताइए? उन्होंने अपने जीवन में ऐसी क्या गलती करी है कि जिसकी आप उनको सजा दे सकते हैं? राहुल जी ने क्या गलत किया था? एक काम बताइए जो भाई गलत किया हो। राजनीति में आना गलती है क्या? कोई भी राजनीति में तो कोई भी आ सकता। तो आप हेल्दी राजनीति क्यों नहीं करी है बीजेपी ने उनके साथ? बीजेपी ने उनके साथ, आप आज भी देखिए, ट्विटर पे चले जाइए तो घटिया और बिल्कुल ही ऐसी मानसिकता वाले जो घटिया भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लोग हैं, उनके बारे में कुछ भी लिखते हैं। मतलब वो आदमी कितना सहनशील है और कैसे इतना सहन करके वो अभी भी टिका हुआ है, अडिग है। मतलब वो तो सैल्यूट करना पड़ेगा उनका जज्बे को और आत्मविश्वास को। लेकिन इन दोनों के साथ अन्याय हुआ है, ये मानता हूँ मैं। अभी जितने भी लीडर्स हैं, नेता है, पॉलिटिशियन है, उसमें सबसे हार्डवर्किंग कौन है? राहुल गांधी है। इतना कौन चलता है? 18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी को मेकअप करने में और कपड़े बदलने में टाइम जाता है, वो कोई गिनता नहीं है। राहुल जी एक टी शर्ट पहन के पूरा दिन निकालते हैं, 4-5 कपड़े बदलते हैं। 2 बजे जग जाते हैं योगी जी, 2 बजे सुना 3 बजे के आसपास जग जाते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं? बुलडोजर लेके चलते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं जाकर के। क्या काम है? मतलब ऐसा काम भी किस काम का जो लोगों को बेघर कर दे? तो बेकार बात है। अच्छा, मोदी जी को 10 में से कितने अंक देंगे एज ए पीएम? 1.1। और मनमोहन जी को 8। रैपिड फायर का आखिरी सवाल। आप गुजरात से हैं, तो गुजरात का अभी तक बेस्ट सीएम कौन रहा है? गुजरात के अब तक के बेस्ट सीएम रहे हैं आदरणीय माधव सिंह सोलंकी जी। उनके टाइम पे जो गुजरात जो हाइट पे था जी, वो मतलब बिल्कुल अलग ही बात है। और मोदी साहब ने आकर के गुजरात का भट्टा बैठा दिया। या तो क्या है, उनकी गोदी मीडिया और उनके जो मित्र हैं, जो भाई साहब हमारे अडानी और अंबानी जी, उन लोगों ने उनका हवा बनाया हुआ है। नहीं तो माधव सिंह सोलंकी जी के जैसा काम तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो। अभी मैं कुछ नेताओं का नाम लूंगा और नाम लेने से आपके नाम लेते हैं, जो भी आपके ख्याल में आएगा वो हमें बताइएगा। अरविंद केजरीवाल, फेल्ड पॉलिटिशियन। अजीत पवार, करप्ट पॉलिटिशियन। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाग जाने वाला पॉलिटिशियन। सोनिया गांधी, माँ राहुल गांधी, गांधी, प्रियंका गांधी। वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, वेरी गुड पॉलिटिशियन एंड वेरी प्रोमिसिंग पॉलिटिशियन। मल्लिकार्जुन खड़गे, एग्जाम्पलरी, वेरी 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 एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, जिनको हम बहुत ही हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। अलका लंबा, वेरी फियर्स, फाइटिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड गुड स्पीकर।
अखिलेश यादव, दोस्त भाई, तेजस्वी यादव, दोस्त भाई। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी इज अ टफ कुकी टू क्रैक, मूडी है, थोड़ा स्विंग उनकी इधर उधर होती है, बट शी इज कांग्रेस बाय हार्ट एंड बाय ओरिजिन। सुष्मिता देव, फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। थैंक यू राजेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। और आपका जो ये शो है उसके लिए शुभकामनाएं आपको, और आगे चले लोग देखें इसको, जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।